आप सभी का फिर से ज्ञान मित्र निरुद्ध पर। आज जो हम लोग थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, आज उसका 3rd लेक्चर है। आज हम लोग जो हमने पिछले क्लास में एंड किया था उससे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम्स एंड कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल मास, बेसिकली टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हम डिस्कशन आगे बढ़ाएं, कल की चीज़ों को हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं। कल हमने पढ़ा था थर्मोडायनामिक सिस्टम, उसको एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है। तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन ऑफ स्पेस चूजन फॉर स्टडी। सो अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट पॉइंट इज बाउंड्री। इट इज़ द रियल और इमेजिनरी लेयर दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। बेसिकली बाउंड्री का वही काम है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करना है। जो होता नहीं है कि दो प्यार करने वालों को मिलने नहीं देने वाला काम, वही काम ये बाउंड्री करता है। ठीक है। और सराउंडिंग वही जो सिस्टम और बाउंड्री को छोड़ के जितना भी फिजिकल स्पेस है वो तुम्हारा सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है। और कल हमने देखा था टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, जिसमें कि हमारा एक तो हमने क्लोज देखा था, दूसरा ओपन देखा था। क्लोज को हमने बोला था कंट्रोल मास, एंड ओपन को हमने बोला था कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हम इसमें एक चीज़ और कि कंट्रोल मासेस को इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो मास है, क्वांटिटी ऑफ मैटर या फिर मास जो है इस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है। इसमें वॉल्यूम जो है कंट्रोल मास में, दैट इज योर क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में तुम्हारा वॉल्यूम वेरी कर सकता है। वॉल्यूम में भी फिक्स्ड और वेरिएबल, चेंज हो सकता है, मूवेबल। क्लोज सिस्टम का बाउंड्री जो है मूवेबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये चीज़ें हमने कल देखी थी कि इस क्लोज सिस्टम में हमारा क्या होता है। इट इज़ बेसिकली उसको हम लोग ऐसे बंद डब्बा की तरह मान सकते हैं। जैसे तुम्हारा थर्मोस्टेट हो गया या फिर तुम्हारा जिसमें तुम पानी रखते हो, जो गर्म पानी रखे वो गर्म ही रहता है। तो उसको ऐसे मान सकते हैं कि वो हालांकि हमें लंबे समय तक गर्म नहीं रखता, उसको कुछ न कुछ उसमें हीट ट्रांसफ़र होता ही है। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, वो तुम्हारा एज ए क्लोज सिस्टम वर्क कर रहा है, क्योंकि उसमें तुम्हारा एनर्जी फ्लो कर रहा है, बट मास जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है। मास, अमाउंट ऑफ जो मास है वो तो पानी तो बाहर नहीं जा रहा, बस एनर्जी जा रहा है, हीट जा रहा है। तो उसको हम लोग क्लोज सिस्टम एज ए ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। और कल हमने ये भी देखा था कि अगर क्लोज सिस्टम का एक स्पेशल पार्ट है तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें कि अगर तुम्हारा मास के साथ साथ एनर्जी इंट्रैक्शन को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए विथ सराउंडिंग, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो देखो यहाँ पर क्लोज सिस्टम के तुमको एग्जांपल समझाए गए हैं। क्लोज सिस्टम में है, देखो यहाँ पर तुम्हारा डायग्राम बना के बताया गया है कि यहाँ पर जो तुम्हारा मास है, मास इंटरेक्शन को यहाँ पर नो, दैट मीन्स यहाँ पर जो मास इंटरेक्शन है, मास इनलेट और इन और आउट होने का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, ना इन होगा ना आउट होगा। बेसिकली यही मतलब है। मास यहाँ पर देखो एक पॉइंट है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिखा है, इस पर ध्यान देने का। और यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हो कि एनर्जी इंट्रैक्शन विद सराउंडिंग, यहाँ पर यस दिख रहा हूँ। दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी इंट्रैक्शन विद द सराउंडिंग ऑफ सिस्टम वो है, वो अलाउ होता है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज सिस्टम। और अगर यही एनर्जी को भी अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि नहीं भाई तुम भी नहीं जाएगा कहीं, तो दिस टाइप के सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इजंट इट। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है कि ये है तुम्हारा फिक्स्ड बाउंड्री। जो ये तुम्हारा एज ए पिस्टन है, ये तुम्हारा पिस्टन है, ये जो भी है तुम्हारा, ये तुम्हारा पिस्टन है, इसका पिस्टन का मूवेबल बाउंड्री है, ये मूव करेगा। देखो यहाँ पर हमने गैस लिया, गैस में नीचे बर्नर लगा जिससे कि वो हीट
एब्जॉर्ब कर सके। और आफ्टर एब्जॉर्बिंग द सम हीट, देखो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम था 1 मीटर क्यूब था और यहाँ पर तुम्हारा 3 मीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली समझाने का मतलब है कि एक क्लोज सिस्टम विथ मूवेबल बाउंड्री भी हो सकता है। ठीक, ये इसका बेसिक मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, एन ओपन सिस्टम और अ कंट्रोल वॉल्यूम, यहाँ पर बेसिकली कहने का ही मतलब है कि ओपन सिस्टम जो है उसको हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम जो कहते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें तुमको समझ में आ जाएंगे। और बेसिकली यहाँ पर तुमको ज़्यादा कुछ समझना है कि यहाँ पर जो तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा कोई सिस्टम है, सिस्टम में तुम्हारा मास है, सिस्टम में तुम्हारा एनर्जी है। तो इसका इस सिस्टम में जो तुम्हारा मास का इन और आउट जो है वो भी अलाउ होता है, और एनर्जी इंट्रैक्शन भी, दैट इज इन एनर्जी इन और एनर्जी आउट, ये भी अलाउ होता है तुम्हारे ओपन सिस्टम्स में। ठीक है, और इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स में तुम्हारे आ जाते हैं जैसे कंप्रेसर्स हो गए, टरबाइन्स हो गए एंड नोजल्स हो गए। ये सब तुम्हारे ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, इन सभी को याद रखिएगा। आपको अगर कहीं भी आंसर राइटिंग करने जाते हैं तो अपने आंसर को में एक एग्जांपल ज़रूर दीजिए, जिससे कि आपके जो आंसर उसको एक रेफरेंस मिले। एग्जांपल्स इसलिए दिए जाते हैं कि आपके जो बेस है, आपका जो आंसर उसको रेफरेंस मिले, उसको ज़्यादा अच्छा बेस मिले, ताकि जो मास्टर पे है उसका एग्जांपल का एक्सप्रेशन, जो आपका एग्जामिनर है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। A large number of engineering problems involve mass flow in and out of a system and therefore are modeled as control volumes। ठीक है, यहाँ पर सिंपल यही कहने का मतलब है कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी हमारे इंजीनियरिंग सिस्टम्स हैं आज के, हम अपने सोशल लाइफ में देखते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं या फिर जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं बड़े बड़े, उन सभी में हमारे क्या होते हैं, जो मास है उनका फ्लो कराया जाता है। बेसिकली एक पर्पज़ होता है, एक फ्लो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के थ्रू फ्लो करवाया जाता है। चाहे वो आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट हो, चाहे वो आपका स्टीम टरबाइन हो, चाहे आपका विंड मिल हो। विंड मिल में भी आपका जो एयर है उसमें भी तो मास है, वो भी फ्लो करता है। एंड आपका एवरीथिंग जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को छोड़कर, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका मास फ्लो करता है, बट वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे करता है, तो उस चीज़ को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। बट जो आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल वर्ल्ड है, जो आप रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, वहाँ पर आपका मोस्ट ऑफ द यही सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो उनको, वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिकली कंट्रोल वॉल्यूम्स का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करते हैं कि ठीक है, उससे हमारा जो प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम आर कॉल्ड अ कंट्रोल सरफेस एंड दे कैन बी रियल और इमेजिनरी। इन सब चीज़ों को बस याद रखना है, कुछ ज़्यादा इससे खास है नहीं। यहाँ पे कहने का मतलब सिंपल है यही कि द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम आर कॉल्ड अ कंट्रोल सरफेस। ठीक है, मान लो तुम्हारा ये कोई डिवाइस है जिसमें से कि इस पॉइंट से मास इन हो रहा है और यहाँ से जो है आउट हो रहा है। तो फॉर दिस सिस्टम जो हम कंट्रोल सरफेस जो हम एज्यूम करेंगे वो रियल वर्ल्ड में या तो इमेजिनरी भी हो सकता है या तो रियल भी हो सकता है। ठीक, इसके कहने का बेसिक मतलब यही है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा। अ कंट्रोल वॉल्यूम कैन बी फिक्स्ड इन साइज एंड शेप एज इन द केस ऑफ अ नोजल और इट मे इन्वॉल्व अ मूविंग बाउंड्री। तो यहाँ पर आपका जो है कंट्रोल वॉल्यूम्स के जो प्रॉपर्टीज़, उनमें से एक का बात कर रहा है साइज़ का, कि जो कंट्रोल वॉल्यूम का साइज़ है वो या तो फिक्स भी हो सकता है या तो मूवेबल भी हो सकता है।
अब फिक्स का एग्जांपल क्या है? फिक्स का एग्जांपल आपका हो जाता है नोजल, और मूवेबल का आपका एग्जांपल हो जाता है जैसे, तो इसमें आपका एग्जांपल हो जाता है ओपन सिस्टम में जैसे जेट इंजन्स जो है उसका मूवेबल बाउंड्री भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक एग्जांपल शो किया है जिसमें कि आपको एक कंट्रोल वॉल्यूम शो किया गया है। इसमें आपका मास इंट्रैक्शन विद द सराउंडिंग एंड एनर्जी इंट्रैक्शन विद द सराउंडिंग दोनों को अलाउ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोजल को शो किया गया है जिसमें कि आपका ये डॉटेड लाइंस जो हैं आपके बाउंड्री को शो कर रही हैं ऑफ नोजल। ये आपका क्या है, एक ओपन सिस्टम है, और ये जो है इमेजिनरी बाउंड्री आपका कंट्रोल सरफेस है। ये आपका हो गया बाउंड्री विथ साइज विथ नो चेंज। एंड यहाँ पर आपका जो है ये जो आपका जिस पर मैं मार्क कर रहा हूँ ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम विथ मूवेबल बाउंड्री है। ठीक है, सो हियर इज नेक्स्ट विच इज़ आवर आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। सो एक नज़र इस पर भी देख लेते हैं। सो क्या कहता हूँ, क्लोज सिस्टम वेयर नो हीट और वर्क दैट इज और एनर्जी may cross the system boundary। So हमने पहले भी समझ लिखा। Typically a collection of the main system or several systems and its surroundings is considered an isolated system। ये देखो, जैसे कि मान लो सिस्टम, कोई भी सिस्टम तो ऐसा है नहीं कि जिसमें कि हीट मास और वर्क ट्रांसफ़र ना हो, बट विथ सराउंडिंग। सो यहाँ पर कुछ सिस्टम और उसके जो इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है उसके जो इंटरेक्शन है उन सभी को एज हम सिस्टम मान लेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, एज आइसोलेटेड सिस्टम वर्क करेगा। कि हमारा जो, जैसे कि मान लो कोई बॉल है और मान लो तुम्हारे पास 2 बॉल हैं और तुम्हारे 3 दोस्त हैं। मान लो जैसे ये सिस्टम तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त नंबर 1 है, दोस्त नंबर 2 और ये दोस्त नंबर 3। तुम्हारे पास जो है ये 3 गेंद मान लेते हैं, सॉरी फॉर 2 गेंद के लिए, एक मास, एक हीट और एक वर्क। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि जो हमारा बॉल है, बॉल को इस तरह हमको खेलना है बॉल से कि वो हम चारों के पास ही रहे। ठीक है, और कोई दूसरा अगर हमसे बॉल ना छीने, तो इस तरह के जो हमारा जो उस केस में हमारा जो सिस्टम क्रिएट होगा उस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये देखो, ये जो तुम्हारा डॉटेड लाइन है तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम के बाउंड्री को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ वी आर कम अक्रॉस द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग परस्पेक्टिव। सो आप बता सकते हैं आप लोग में से कोई कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी प्रेशर, सेकेंड नंबर होता है टेम्परेचर, एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका वॉल्यूम। हमारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इसी 3 प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड ही है। प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है,
अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग कंडीशंस में, और इन्हीं तीनों का जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन से इनसे इतने केसेस डेवलप होते हैं कि जो हमारा थर्मोडायनामिक्स का रेंज है बहुत वास्ट हो जाता है। जैसे आपका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है ये आपको एक बार निकालने को मिलेगा, जैसे आइसोथर्मल केस में। सेकेंड में आपको मिल सकता है कि एडियाबेटिक के केस में निकालो, और बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इतने प्रोसेस होते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। और अभी भी इस पर क्या है, रिसर्च चल ही रहा है। तो जो हमारा बेसिक चीज़ है वो है हमारा टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। ये देखो, ये है आपका पीवी प्लेन है। इसमें इधर क्या है, इस साइड हमारा प्रेशर इंक्रीज होगा और इस साइड हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हमने वॉल्यूम के एक्स एक्सिस पे रखा है और प्रेशर को वाई एक्सिस पे रखा है। हालांकि अभी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में रिलेशन ग्राफ से डिटरमाइन होगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। और वो ग्राफ जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेस को शो करेगा। ठीक है, जो हमारा बेसिक चीज़ है वो यही है, पीवी डायग्राम। हालांकि इसमें एक टेम्परेचर का भी एक्सेस होना चाहिए, बट हमने जनरली हमारे सिलेबस में यही है। हालांकि हम आगे फर्दर पीवीटी सरफेस भी पढ़ेंगे जिसमें कि हम इसके रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे, बट अभी हमारे सिलेबस में पीवी डायग्राम ही है तो हम उसको ही समझेंगे। तो इसको अभी हम आगे देखेंगे। अभी मैंने आपको एज ए जनरल थिंग बता दी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा। एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले मैंने आपको थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ कितने तरह की होती, कौन कौन सी टाइप्स, कौन कौन सी होती हैं जनरली, वो मैंने बताया। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ का डेफिनेशन दिया गया। ये एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी। एंड इसका कहना है, सिंपल मतलब है कि इक्विलिब्रियम में अगर कोई प्रोसेस है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वही आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, सम फैमिलियर प्रॉपर्टीज आर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड मास। यहाँ पर बेसिकली प्रॉपर्टीज़ आपके बहुत सारे होते हैं। उनमें से मैंने बेसिकली 3 चीज़ें जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द चीज़ों में काम आते हैं, जैसे कि हमारे आइडियल गैस इक्वेशंस हो गए, उसमें भी हमारे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर्स के ही नाम आते हैं ज़्यादातर। लेकिन मास भी होता है, बट जनरल तौर पे अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम लोग मास को कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि जनरल एनालिसिस में हम लोग मास कंजर्वेशन ऑफ मास उसका यूज़ करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स में बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग मास को जनरली कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, यस। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को कितने तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं उसके बारे में दिया हुआ है कि जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। पहला तो इंटेंसिव एंड सेकेंड इज योर एक्सटेंसिव। आइए देखते हैं इंटेंसिव का होगा और एक्सटेंसिव का होगा। तो जो हमारे देखिए, जो हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जो हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिकली जो हमारे वेरी डायरेक्टली विद द साइज ऑफ द सिस्टम। जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे
सिस्टम के साइज़ के साथ वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स में आपके हो गए वॉल्यूम, मास और टोटल एनर्जी। सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इट इज योर साइज डिपेंडेंट। तो हमारा इंटेंसिव क्या हो जाएगा, इसके एग्जांपल्स में आप लिख लीजिएगा, जैसे वॉल्यूम, मास, टोटल एनर्जी। ठीक है, और ये जो है तुम्हारा साइज इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इंटेंसिव इज योर साइज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में तुम देख सकते हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, दैट इज मास के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसको तुम लोग साइज ना बोलकर मास भी बोल सकते हो कि मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो तुम्हारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर साइज इंडिपेंडेंट और आइदर द मास इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर तुम्हारे टेम्परेचर, प्रेशर, कलर। अब देखते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज साइज और मास के साथ जो है वो डिपेंडेंट क्यों नहीं है। हर चीज़ का रीज़न होता है। पढ़ने का मतलब ही यही है कि ये है, ये काफ़ी नहीं है, ये क्यों है ये जानना है। पढ़ाई का मतलब ही यही है कि आप जानें कि ये क्यों है, ये नहीं कि बस फैक्ट्स को रट के छोड़ देना है, आपको उसका रीज़न भी जानना होगा, तब जाके आपको उसका फुल बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए ये हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमारा कोई गैस भरा हुआ है। ठीक है, और अगर अभी मान लेते हैं इसका वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब है, और मान लीजिए इसका जो ये अपर साइड है, ये मूवेबल बाउंड्री है, इसको हमने बढ़ा दिया। इसका जो अपर पार्ट है, ये नाम देते हैं इसको ए बी, पूरे का नाम देते हैं सी डी। इसका जो ए बी पार्ट है इसको हमने थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर कर दिया। ये देखिए यहाँ पर पहुँच गया। अब इसका जो वॉल्यूम है ये मान लेते हैं 1.5 मीटर क्यूब है। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आपकी चेंज हुई, मास चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर आपका क्या चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ। और वो वॉल्यूम क्यों चेंज हुआ, क्योंकि साइज़ चेंज हुआ। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो साइज़ के प्रोपोर्शनल है। साइज़ बढ़ेगा तो बढ़ेगा, साइज़ घटेगा तो घटेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे वॉल्यूम की बात। अब देखते हैं कि मास। ठीक है, हमारा मास भी है जो है वही हमारा साइज़ के साथ इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होता है। ठीक है, और टोटल एनर्जी तो हमारी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो गए हैं। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है कि साइज़ और मास के इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसका भी बात, तो इसको भी समझते हैं कि ऐसा क्यों है। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कि हम मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंटेनर है जिसमें कि गैस भरा हुआ है। तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर जो है वो T1 है, और मान लीजिए इसका जो बाउंड्री है इसको हमने थोड़ा मूव करके बड़ा कर दिया। अभी यहाँ पर था और आफ्टर सम टाइम ये इस पॉइंट पर आ गया, जैसे डॉटेड लाइन मैंने नाम देते हैं इसका भी ए बी सी डी, और ए बी जो लेयर है वो यहाँ पर ए डैश और बी डैश पर पहुँच गया। तो इन दिस केस जो हमारा टेम्परेचर है, या फिर इसको हमने आधा कर दिया, इस आधे सिस्टम को हमने हटा दिया, इसको भूल गया। जैसे कि ये जो हमारा सिस्टम था
बी सी डी, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। अब इस आधे कटे पार्ट को देखते हैं। ए बी का यहाँ पर हम लिख देते हैं बी डैश, सी डैश, और ये हमारा डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो T1, इसका भी टेम्परेचर T1, इसका भी टेम्परेचर T1, ये जो हमने इसको काट दिया, इसके बाद इसका टेम्परेचर ये भी T1 रहेगा, ठीक है। इसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब हमने इसका साइज़ को जस्ट आधा कर दिया काट के, तो भी इसका टेम्परेचर क्या है, T1 ही है। सिमिलरली ये आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के लिए भी देखेंगे, जैसे कि मास हो गया, एक कंटेनर में जैसे कि आपका मास है, टोटल मास जो है वो m है, और अगर इस केस में हमने इसको आधा आधा काट दिया तो हम लोग क्या कहेंगे, एक पार्ट तो आपका ये बनेगा और दूसरा पार्ट आपका ये बनेगा, तो इसमें तो मास दोनों आधा आधा हो गया, m/2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा मास है वो साइज़ के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पर जो इसने फैक्ट लिखा था उसको हमने चेक किया है बस, कि जो हमारा मास है वो ओरिजिनली साइज़ के साथ वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने एक कंटेनर था उसमें जिसमें कि m मास का गैस भरा हुआ था, और उसको जब हमने इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारा जो मास है वो आधा आधा हो गया, ठीक है। और यही अगर इसमें टेम्परेचर रहता, जैसे टेम्परेचर इसका भी T1 है, इस पार्ट का भी T1 है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। इसलिए टेम्परेचर क्या है, ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और मास जो है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज कि जो मास है वो हमारा साइज़ के साथ वेरी कर रहा है, और जो टेम्परेचर है वो साइज़ के साथ वेरी नहीं कर रहा है। सेम केस हमारा प्रेशर के लिए भी है। मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई प्रेशर है, यहाँ पर भी P1 है और यहाँ पर भी P1 है, P है, तो इसको फिर से आधा आधा कट करने के बाद हम देख पाएंगे कि हमारा जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उसमें भी हमारा जो प्रेशर वो भी P ही रहेगा। सो दिस इज योर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, इजंट इट, सबको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात लिखा है, इस पॉइंट को ना आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पर यूनिट मास आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, कि जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। आपका बेसिकली एक्सटेंसिव से इंटेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक्सटेंसिव से इंटेंसिव में, एक्सटेंसिव इंटेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे आपने पढ़ा ना, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसी के लिए उसी तरह बेसिकली। तो कैसे बोल रहा है कि अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें पर यूनिट मास, अगर इसमें हम लोग मास डिवाइड कर दें तो हमारी क्या बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बन जाता है। कैसे बन जाता है, आइए इसके एक एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं डेंसिटी हो गया, यस, देख आइए समझते हैं कि डेंसिटी हमारा इंटेंसिव है या फिर एक्सटेंसिव है, ठीक है। देखिए डेंसिटी जो है आपका, ये बेसिकली जो इसको पहले प्रूव करते हैं कि डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, एक्सटेंसिव या फिर इंटेंसिव है। इसका आंसर मैं चाहूँगा सबसे पहले आप दें। सो 1 मिनट का आपके पास टाइम है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करें। डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव या फिर एक्सटेंसिव? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके गाइस, ठीक है। नाउ हम लोग समझते हैं कि ये डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। चलो फिर जो एग्जांपल लेते हैं एक क्लोज्ड कंटेनर का। जैसे कि मान लो कोई तुम्हारा मैटर फिल्ड है, कोई भी तुम्हारा मैटर है फिल्ड किया हुआ। मान लो इसका जो मास है वो तुम्हारा m है, ठीक है। वॉल्यूम v है, ठीक है। और इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया, समझ आया? इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया। सो नाउ जो हमारे नाव के जो कटे हुए पार्ट्स होंगे उनको देखते हैं। अब एक पार्ट ये मान लेते हैं, एक पार्ट ये मान लेते हैं। इसका मास कितना हो जाएगा m/2। अच्छा, इनिशियल में उस सिस्टम की डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये इनिशियल बिफोर कटिंग का इज इक्वल टू m/v। अब देखो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी आधा हो गया mv/2, और सेकेंड हाफ पार्ट का भी जो तुम्हारा मास है वो भी हाफ हो गया और वॉल्यूम भी हाफ हो गया। अब इंडिविजुअल पार्ट्स का जो है डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी फॉर पार्ट 1, ये इसको पार्ट 2 मान लेते हैं। पार्ट 1 के लिए जो डेंसिटी होगा ये होगा तुम्हारा मास हमारा कितना है m/2 और v/2, 2 से 2 कट गया चीज़, और m/v। और सेकेंड पार्ट का देखते हैं। सेकेंड पार्ट में भी तुम्हारा जो है मास विच इज़ m/2 और वॉल्यूम इज v/2, और फिर 2 से 2 कैंसिल विच इज और अल्टीमेटली रो इज इक्वल टू m/v। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है इट इज़, अब जो हमारा अभी का जो दोनों पार्ट का डेंसिटी आया है ये हमारे पुराने वाले डेंसिटी के इक्वल है। ध्यान से देख लो, ये जो हमारा अभी जो डेंसिटी हमने कैलकुलेट किया इंडिविजुअल पार्ट्स का, वो हमारे बिफोर कटिंग जो हमारा पहले का कंटेनर था उसकी डेंसिटी के इक्वल है, और ये दोनों का भी जो डेंसिटी दोनों पार्ट्स को वो भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि डेंसिटी जो है ये चेंज नहीं हो रहा है, और ये जो है, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पर यूनिट मास और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज उसका एक एग्जांपल भी है। क्योंकि जो हमारा डेंसिटी है एक मिनट सॉरी गाइज, डेंसिटी के एग्जांपल को भूल जाइए, इट इज़ अ मिस्टेक। बेसिकली जो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पर यूनिट मास, जो हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनके एग्जांपल्स आपके यहाँ हैं। फर्स्ट है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंड अनदर एग्जांपल इज आप ले सकते हैं चीज़ और स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। these are the examples of extensive properties per unit mass or intensive properties. so आज के लिए इतना है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। so keep learn, keep grow, and God bless you all. Thank you.